शॉर्ट नोट 1, रेट्रिब्यूटिव थियोरी ऑफ पनिशमेंट और उसके डिफेक्ट्स। रेट्रिब्यूटिव थियोरी क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस की सबसे ओल्ड कॉन्सेप्ट्स में से एक है। यह आइडिया पर आधारित है कि ऑफेंडर को उसके किए गए हार्म के अनुसार सफरिंग मिलनी चाहिए, यानी एन आई फॉर एन आई। इस थियोरी में पनिशमेंट का पर्पस रिफॉर्म या डिटरेंस नहीं, बल्कि ऑफेंडर को मॉरली डिजर्व्ड पेन देना है। फोकस एंटायरली पास्ट ऑफेंस पर होता है, ना कि फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस पर। इस थियोरी के की फीचर्स में प्रोपोर्शनैलिटी शामिल है, जहां पनिशमेंट ऑफेंस की सीरियसनेस के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। मॉरल ब्लेमवर्दीनेस भी सेंट्रल है। लायबिलिटी ऑफेंडर की इंटेंशन के बेसिस पर तय होती है। सोसाइटी रिटेलिएशन खुद न करके ऑर्गेनाइज्ड लीगल सिस्टम के थ्रू करती है, जिससे प्राइवेट वेंजेंस अवॉइड होता है। लेकिन इस थियोरी में कई डिफेक्ट्स है। पहला, यह रिवेंज बेस्ड अप्रोच प्रमोट करती है, जिससे पनिशमेंट रैशनल की जगह इमोशनल हो सकती है। दूसरा, यह क्रिमिनल बिहेवियर के सोशल या साइकोलॉजिकल रीजंस इग्नोर करती है। तीसरा, यह ऑफेंडर को रिफॉर्म करने की कोशिश नहीं करती, जिससे फ्यूचर क्राइम की पॉसिबिलिटी रिड्यूस नहीं होती। फोर्थ, एक्सट्रीम एप्लीकेशन क्रूअल्टी प्रोड्यूस कर सकती है। एग्जाम्पल, यदि चोरी करने वाले से उसकी प्रॉपर्टी लेकर पनिश किया जाए, यह रिट्रीब्यूशन है, लेकिन यह पॉवर्टी या लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी जैसे रूट कॉजेज को एड्रेस नहीं करती। इसीलिए मॉडर्न सिस्टम्स रेट्रिब्यूटिव अप्रोच को लिमिटेड रखते हैं। शॉर्ट नोट 2, डिटरेंट थियोरी ऑफ पनिशमेंट। डिटरेंट थियोरी का एम क्राइम प्रिवेंट करना है बाय क्रिएटिंग फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। यह मानती है कि ह्यूमंस रैशनल बीइंग्स होते हैं जो क्राइम करते समय बेनिफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए पनिशमेंट सर्टन, सीवियर और प्रॉम्प्ट होना चाहिए ताकि अपराध करने की टेंडेंसी रिड्यूस हो। डिटरेंस दो फॉर्म्स में ऑपरेट होती है। जनरल डिटरेंस सोसाइटी को वार्निंग देती है कि क्राइम्स पनिश होते हैं। स्पेसिफिक डिटरेंस इंडिविजुअल ऑफेंडर को दोबारा क्राइम करने से रोकती है। इसके इसेंशियल एलिमेंट्स है सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट, सीवियरिटी सफिशिएंट टू आउटवे बेनिफिट्स ऑफ क्राइम और पब्लिसिटी ऑफ पेनल्टीज जो फियर जनरेट करता है। लेकिन डिटरेंस थियोरी की लिमिटेशंस है। इमोशनल स्ट्रेस, पॉवर्टी, एडिक्शन या इग्नोरेंस की अवस्था में व्यक्ति रैशनल कैलकुलेशन नहीं करता, इसीलिए फियर बेस्ड पनिशमेंट इनइफेक्टिव हो सकती है। एक्सेसिव सीवियरिटी ह्यूमन राइट्स वायलेट कर सकती है और इनजस्टिस पैदा कर सकती है। एग्जाम्पल, ड्रंक ड्राइविंग पर हैवी फाइन्स और लाइसेंस सस्पेंशन जनरल डिटरेंस क्रिएट करते हैं, जिससे पब्लिक ड्रंक अंडर इन्फ्लुएंस अवॉइड करती है, DUI अवॉइड करती है। यह थ्योरी का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। शॉर्ट नोट 3, रिफॉर्मेटिव अप्रोच टू पनिशमेंट। रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफेंडर को बेटर इंडिविजुअल बनाने पर फोकस करती है। यह मानती है कि क्राइम्स सोशल, साइकोलॉजिकल या इकोनॉमिक कंडीशंस का रिजल्ट होते हैं और प्रॉपर गाइडेंस, काउंसलिंग, एजुकेशन और रिहेबिलिटेशन ऑफेंडर्स को लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स बना सकते हैं। पनिशमेंट पेन देने के लिए नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करने के लिए दी जाती है। इस थियोरी में प्रिजन्स करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस मानी जाती हैं, जहां काउंसलिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग और थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। गोल ऑफेंडर को सोसाइटी में रीइंटीग्रेट करना है और रेसिडिविज्म रिड्यूस करना है। मॉडर्न लीगल सिस्टम्स इस थियोरी को अडॉप्ट करते हैं थ्रू पेरोल, प्रोबेशन, कम्युनिटी सर्विस, जुवेनाइल होम्स
और ओपन प्रिजन्स। इंडिया का जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी लार्जली रिफॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स पर आधारित है। क्रिटिसिज्म में कहा जाता है कि लीनियंसी क्रिमिनल्स मिसयूज कर सकते हैं और रिफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्टली होता है, लेकिन क्रिमिनोलॉजिस्ट एग्री करते हैं कि लॉन्ग टर्म क्राइम रिडक्शन बेस्ट इसी अप्रोच से पॉसिबल है। एग्जाम्पल, जुवेनाइल ऑफेंडर को जेल भेजने की बजाय रिहैबिलिटेशन होम भेजा जाता है, जहां एजुकेशन और काउंसलिंग प्रोवाइड होती है। यह रिफॉर्मेटिव थ्योरी का क्लासिक इलस्ट्रेशन है। शॉर्ट नोट 4, मार्क्सिज्म एंड गांधीइज्म, एक कंपैरेटिव स्टडी करना है। मार्क्सिज्म और गांधीइज्म दोनों एक्सप्लॉयटेशन फ्री सोसाइटी बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी मेथड्स और फिलॉसफी पूरी तरह डिफरेंट है। मार्क्सिज्म इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर फोकस करता है और सोसाइटी को क्लासेस, बर्जियोइसी और प्रोलिटरिएट में डिवाइड करता है। मार्क्स के अनुसार एक्सप्लॉयटेशन प्राइवेट ओनरशिप से अराइज होता है और इसे वायलेंट रिवॉल्यूशन द्वारा एंड किया जा सकता है। गांधीइज्म मॉरल और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन पर आधारित है। गांधी बिलीव करते थे कि नॉन वायलेंस, अहिंसा, ट्रुथ, सत्य और सेल्फ डिसिप्लिन सोसाइटल चेंज प्रोड्यूस करते हैं। वे वायलेंट मीन्स रिजेक्ट करते थे और ऑपरेसिव सिस्टम्स को नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस से चैलेंज करते थे। मार्क्स स्टेट को क्लास ऑपरेशन का इंस्ट्रूमेंट मानते थे, जबकि गांधी मिनिमल एथिकल स्टेट चाहते थे जो डिसेंट्रलाइजेशन और विलेज बेस्ड इकोनॉमी पर आधारित हो। एग्जाम्पल, मार्क्स वायलेंट वर्कर्स रिवॉल्यूशन सपोर्ट करते थे। गांधी सॉल्ट सत्याग्रह जैसे नॉन वायलेंट मेथड्स एडॉप्ट करते थे। दोनों एक्सप्लॉयटेशन हटाना चाहते थे, लेकिन रास्ते अलग थे। शॉर्ट नोट ऑन मार्क्सियन कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिज्म। मार्क्स के अनुसार सोसाइटी फंडामेंटली इकोनॉमिक क्लास में डिवाइडेड है। बर्जियोइसी, जिनको हम ओनर्स कहते हैं, और प्रोलिटरिएट, जिनको हम वर्कर्स कहते हैं। बर्जियोइसी, जो कि ओनर्स है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन करती है और वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करती है बाय एक्सट्रैक्टिंग सरप्लस वैल्यू। यह कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट क्लास कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, जो हिस्टोरिकल चेंज का इंजन है। जैसे जैसे एक्सप्लॉइटेशन बढ़ता है, प्रोलिटरिएट क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप करती है और रिवॉल्यूशन द्वारा कैपिटलिस्ट सिस्टम को ओवरथ्रो करती है। रिवॉल्यूशन के बाद डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटरिएट एस्टैब्लिश होती है, टेम्पररी फेज जिसमें इनइक्वालिटीज़ एलिमिनेट की जाती हैं। इवेंचुअली स्टेट विदर अवे होता है, ख़त्म हो जाता है और कम्युनिज्म एस्टैब्लिश होती है, क्लासलेस स्टेटलेस सिस्टम जहाँ रिसोर्सेज नीड के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट होता है। एग्जाम्पल, 1917 रशियन रिवॉल्यूशन मार्क्स के क्लास कॉन्फ्लिक्ट कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल डिस्प्ले था, ऑल्दो लेटर डिविएशंस मार्क्स के आइडिया से अलग थे। शॉर्ट नोट 6, लिबरलिज्म। लिबरलिज्म इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वालिटी और लिमिटेड गवर्नमेंट का फिलॉसफी है, रूटेड इन एनलाइटनमेंट वैल्यूज़। यह फ्री स्पीच, रूल ऑफ लॉ, रिलीजियस लिबर्टी और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर जोर देता है। ट्रेडिशनल लिबरलिज्म मिनिमल स्टेट इंटरफेरेंस चाहता है और मार्केट को फ्री ऑपरेट करने देता है। मॉडर्न लिबरलिज्म रिकॉग्निशन देता है कि फ्रीडम मीनिंगफुल तभी है जब इंडिविजुअल्स को एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल सिक्योरिटी अवेलेबल हो। इसीलिए स्टेट पॉजिटिव रोल प्ले करती है ensuring welfare or reducing inequality. Key features include human rights protection, constitutional democracy, regulated market economy,
and emphasize on individual dignity. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिबरल वैल्यूज़ क्लियरली रिफ्लेक्टेड हैं. फंडामेंटल राइट्स, इक्वालिटी बिफोर लॉ और जुडिशियल रिव्यू लिबरल फिलोसॉफी को स्ट्रेंथन करते हैं. शॉर्ट नोट 7. शिफ्ट फ्रॉम नेगेटिव लिबरलिज्म टू पॉजिटिव लिबरलिज्म. नेगेटिव लिबरलिज्म फ्रीडम फ्रॉम स्टेट इंटरफियरेंस पर फोकस करता था. गवर्नमेंट मिनिमम फंक्शंस परफॉर्म करे और इंडिविजुअल्स को छोड़ दे अपने इंटरेस्ट को परसीव करने में. लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन और इनइक्वालिटी राइज होने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि मियर नॉन इंटरफियरेंस से रियल फ्रीडम एंश्योर नहीं होती. पॉजिटिव लिबरलिज्म फ्रीडम टू डेवलप पर जोर देता है. स्टेट एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे ताकि इंडिविजुअल्स अपनी पोटेंशियल्स को अचीव कर सकें. यह वेलफेयर स्टेट, इकोनॉमिक रेगुलेशन, सोशल जस्टिस और इक्वल अपॉर्चुनिटी को सपोर्ट करता है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पॉजिटिव लिबरलिज्म रिफ्लेक्टेड है थ्रू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जैसे कि राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जैसे कमिटमेंट्स. शॉर्ट नोट 8. यूटिलिटेरियनिज्म. यूटिलिटेरियनिज्म बेंथम और मिल द्वारा विकसित एथिकल थियोरी है जिसके अनुसार राइट एक्शंस वे हैं जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रोड्यूस करे फॉर ग्रेटेस्ट नंबर. यह कॉन्सिक्वेंशनलिस्ट एथिक्स है जिसका मतलब है मॉरलिटी आउटकम से जज होती है, इंटेंशंस से नहीं. यह थियोरी प्लेजर और पेन को मेजरेबल मानती है और पॉलिसीज़ को इवैल्यूएट करती है ऑन बेसिस ऑफ ओवरऑल यूटिलिटी. यूटिलिटेरियनिज्म लीगल रिफॉर्म्स, क्रिमिनल पनिशमेंट, पब्लिक हेल्थ, टैक्सेशन के डिसीजन मेकिंग में गाइड करता है. क्रिटिसिज्म यह है कि यह इंडिविजुअल राइट्स को सेक्रीफाइस कर सकता है फॉर बेनिफिट ऑफ मेजॉरिटी. एग्जाम्पल, वैक्सीनेशन पॉलिसी जहां कुछ लोगों को डिस्कम्फर्ट होता है बट सोसाइटी को बड़ा बेनिफिट मिलता है. शॉर्ट नोट 9. मेन फीचर्स ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. यूटिलिटेरियनिज्म के मेन फीचर्स इंक्लूड consequentialism, measurability of happiness, impartiality, which means every person's happiness is equal, aggregation of utility, rational calculation और flexibility. Lawmakers social welfare maximize करने के लिए utilitarian principles apply करते हैं. Example, harmful drugs को बैन करना क्योंकि ओवरऑल हार्म सोसाइटी को अधिक है, इवन इफ कुछ इंडिविजुअल्स फ्रीडम क्लेम करें. शॉर्ट नोट 10. बेंथम्स कैलकुलेशन ऑफ प्लेजर एंड टाइप्स ऑफ प्लेजर. बेंथम ने हेडोनिक कैलकुलस प्रपोज किया जिसमें उन्होंने 7 फैक्टर्स की बात की: इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, सर्टेनिटी, प्रोपिनक्विटी, फ्यूसनडिटी, प्यूरिटी और एक्सटेंट. इसके थ्रू प्लेजर पेन मेजर करके मॉरल डिसीजंस लिए जा सकते हैं. ही बिलीव्ड ऑल प्लेजर्स इक्वल हैं, डिफरेंस केवल क्वांटिटी में है. टाइप्स इंक्लूड फिजिकल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल प्लेजर्स बट ऑल मेजर्ड ऑन सेम स्केल. एग्जाम्पल, फाइन वर्सेस इम्प्रिजनमेंट चूज करते समय लॉ मेकर्स यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने वाले ऑप्शन को प्रेफर करते हैं. शॉर्ट नोट 11. मिल एंड बेंथम का कंपैरेटिव स्टडी. बेंथम एंड मिल, जेरेमी बेंथम और J.S. मिल दोनों यूटिलिटेरियनिज्म के सेंट्रल थिंकर्स हैं, लेकिन उनकी फिलोसॉफिकल अप्रोचेस और एम्फसिस काफ़ी अलग हैं. जेरेमी बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म प्योरली क्वांटिटेटिव था.
उन्होंने कहा कि प्लेजर और पेन को कैलकुलेट करके मॉरलिटी डिसाइड की जा सकती है। उनके अनुसार ऑल प्लेजर्स आर इक्वल इन काइंड, दे डिफर ओनली इन डिग्री। इसीलिए बेंथम का मॉडल हेडोनिक कैलकुलस पर आधारित था, जिसमें इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, सर्टेनिटी, प्रोपेंक्विटी, फ्यूसिडिटी, प्योरिटी और एक्सटेंट जैसे फैक्टर्स यूज किए जाते हैं टू मेजर यूटिलिटी। उनका व्यू मैकेनिकल, मैथमेटिकल और यूनिवर्सली एप्लीकेबल माना गया। मिल ने बेंथम की अप्रोच को रिफाइन किया और कहा कि ऑल प्लेजर्स इक्वल नहीं होते। उन्होंने क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शन इंट्रोड्यूस किया। हायर प्लेजर्स, जो कि इंटेलेक्चुअल, मॉरल और एस्थेटिक होता है, वो सुपीरियर होता है लोअर बॉडीली प्लेजर्स के तुलना में। मिल के अनुसार बेटर टू बी ह्यूमन बीइंग डिससेटिस्फाइड देन अ पिग सेटिस्फाइड। उन्होंने आर्ग्यू किया कि ह्यूमन बीइंग्स हायर फैकल्टीज पोजेस करते हैं, इसीलिए प्लेजर्स जो माइंड और मॉरल नेचर को डेवलप करते हैं वे इंट्रिंसिकली सुपीरियर होते हैं। बेंथम स्टेट इंटरवेंशन को लिमिटेड समझते थे, फोकस मेनली यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन पर था। दूसरी ओर मिल ने लिबर्टी को सेफगार्ड करने के लिए हार्म प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया। द स्टेट में रेस्ट्रिक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम ओनली टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स, नॉट फॉर पैटर्नलिस्टिक या मॉरलिस्टिक रीजंस। मिल का एम्फोसिस इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, फ्री स्पीच और मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज़ पर था। बेंथम मेजॉरिटी हैप्पीनेस को एब्सोल्यूट गाइड मानते थे, जबकि मिल ने माइनॉरिटी राइट्स और इंडिविजुअल डिग्निटी को एम्फसाइज किया। मिल फियर करते थे कि मेजॉरिटी टिरनी इंडिविजुअल फ्रीडम को सप्रेस कर सकती है, इसीलिए उन्होंने लिबर्टी को यूटिलिटेरियन फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट किया। बोथ थिंकर्स बिलीव्ड इन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, codification of laws or rational governance, but Mill's philosophy was more humanistic, nuanced और individual centered, जबकि बेंथम की फिलॉसफी मोर मैकेनिकल और एग्रीगेट हैप्पीनेस ओरिएंटेड थी। एग्जाम्पल, बेंथम प्रिजन रिफॉर्म्स को यूटिलिटी बेस्ड एफिशिएंसी से जज करते। मिल प्रिजनर्स के मॉरल डेवलपमेंट और डिग्निटी को भी कंसिडर करते। बेंथम फ्री स्पीच को ओवरऑल यूटिलिटी से जस्टिफाई करते। मिल फ्री स्पीच को इसेंशियल मानते फॉर इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस एंड डिस्कवरिंग ट्रूथ। इस प्रकार बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म क्वांटिटेटिव और यूनिफॉर्म है, जबकि मिल का यूटिलिटेरियनिज्म क्वालिटेटिव, लिबरल और इंडिविजुअल फ्रीडम सेंसिटिव है। शॉर्ट नोट 12, सोशलिज्म। सोशलिज्म एक ऐसी पॉलिटिकल इकोनॉमिक फिलॉसफी है जिसका सेंट्रल एम एक्सप्लॉयटेशन फ्री, इक्विटेबल और जस्ट सोसाइटी एस्टैब्लिश करना है। सोशलिज्म का बिलीफ है कि प्रोडक्शन के मेजर रिसोर्सेज, लैंड, फैक्ट्रीज, कैपिटल, माइंस, फ्यू प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन और क्लास डोमिनेशन पैदा होती है। इंस्टेड, रिसोर्सेज should be owned and controlled collectively either by the state on behalf of the people या corporate bodies के थ्रू, ताकि वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन फेयर और नीड बेस्ड हो सके। सोशलिज्म का कोर प्रिंसिपल है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इसके अनुसार ह्यूमन फ्रीडम तभी मीनिंगफुल होती है जब इंडिविजुअल्स बेसिक नीड्स जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट सिक्योर कर सके। इसीलिए सोशलिस्ट थियोरी स्टेट को एक्टिव रोल देती है प्लानिंग, रेगुलेशन और वेलफेयर एक्टिविटीज़ में। प्लान्ड इकोनॉमी, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज सोशलिज्म के प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स माने जाते हैं। सोशलिज्म
इंडिविजुअल कंपटीशन की जगह कोऑपरेशन को प्रमोट करता है, बिलीविंग दैट कलेक्टिव वेलफेयर अल्टीमेटली इंडिविजुअल वेलफेयर को स्ट्रेंथन करता है। मार्क्सिस्ट सोशलिज्म कैपिटलिज्म को एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम मानकर उसे एबॉलिश करने की बात करता है, जबकि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म स्टेट इंटरवेंशन और वेलफेयर पॉलिसीज़ के थ्रू कैपिटलिज्म को ह्यूमनाइज करने की कोशिश करता है। दोनों वर्जन्स में अल्टीमेट एम सोशल जस्टिस, डिग्निटी और इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ है, बट मेथड्स डिफर, वायलेंट रिवॉल्यूशंस वर्सेस डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी सोशलिस्ट विजन रिफ्लेक्ट होता है। प्रीएम्बल में सोशलिस्ट वर्ड एक्सप्लिसिटली ऐड किया गया है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल बनाने, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर रोकने और वर्कर्स व वीकर सेक्शंस की प्रोटेक्शन इंश्योर करने पर जोर देता है। लैंड रिफॉर्म्स, नेशनलिज्म, पब्लिक सेक्टर एक्सपांशन और वेलफेयर प्रोग्राम्स इंडियन सोशलिज्म के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं। थस सोशलिज्म एक ब्रॉड फिलॉसफी है जो इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड कलेक्टिव वेलफेयर को सेंट्रल वैल्यूज़ मानती है और स्टेट को इसेंशियल इंस्ट्रूमेंट समझती है फॉर रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ एंड एस्टैब्लिशिंग ए ह्यूमन बैलेंस्ड सोसाइटी। शॉर्ट नोट 13, Socialism's influence on the Indian Constitution। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर सोशलिज्म का इन्फ्लुएंस डीप, स्ट्रक्चरल और मल्टी डायमेंशनल है। ऑल्दो भारत ने प्योर मार्क्सिस्ट या कलेक्टिविस्ट मॉडल एडॉप्ट नहीं किया, लेकिन फ्रेमर्स ने स्पष्ट रूप से सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स में शामिल किया। कॉन्स्टिट्यूशन का कमिटमेंट है कि सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन, इनइक्वालिटी और पॉवर्टी रिड्यूस की जाए और प्रत्येक सिटीज़न को डिग्निफाइड लाइफ मिले। सबसे एक्सप्लिसिट रिफ्लेक्शन सोशलिज्म का प्रीएम्बल में दिखाई देता है, जहां सोशलिस्ट शब्द को 42nd अमेंडमेंट द्वारा 1976 में इंसर्ट किया गया। इसका पर्पस था स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लैरिफाई करना, that India aims to build a society based on equality, welfare and distributive justice। Directive Principles of State Policy पार्ट 4 में सोशलिज्म का मॉरल एंड आइडियोलॉजिकल बैकबोन दिखाई देता है। आर्टिकल 38 इक्विटेबल सोशल ऑर्डर एस्टेब्लिश करने की बात करता है। आर्टिकल 39 वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन प्रिवेंट करने और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कॉमन गुड के लिए यूज़ करने का डायरेक्शन देता है। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस इंश्योर करने की बात करता है। आर्टिकल 43 लिविंग वेज और ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस मैंडेट करता है। ये प्रिंसिपल्स स्टेट को वेलफेयर ओरिएंटेड सोशलिस्ट डेमोक्रेसी की ओर गाइड करते हैं। फंडामेंटल राइट्स भी सोशलिस्ट स्पिरिट कैरी करते हैं। राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम आर्टिकल्स 14 to 18 कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एलिमिनेट करता है। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम आर्टिकल 19 to 22 इंडिविजुअल डिग्निटी प्रोटेक्ट करता है और आर्टिकल 23 से 24 फोर्स्ड लेबर और चाइल्ड लेबर प्रोहिबिट करते हैं टू रिड्यूस एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 21 का राइट टू लाइफ इंटरप्रिटेशन कोर्ट्स द्वारा एक्सपांडेड होकर राइट टू लाइवलीहुड, शेल्टर, हेल्थ, क्लीन एनवायरनमेंट, एजुकेशन आदि शामिल करता है, जो वेलफेयर स्टेट के कोर कंपोनेंट्स है। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पोस्ट इंडिपेंडेंस भी सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस रिफ्लेक्ट करती थी। पब्लिक सेक्टर एक्सपांशन, नेशनलाइजेशन ऑफ की इंडस्ट्रीज लाइक बैंक, कोल, इंश्योरेंस, लैंड रिफॉर्म्स लाइक ब्रेकिंग जमींदारी सिस्टम्स, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स। कोर्ट्स ने भी कॉन्स्टिट्यूशन को सोशल डॉक्यूमेंट कहा है, जिसके ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड सोशल जस्टिस एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट्स इन केसेस लाइक मिनर्वा मिल्स एंड केशवानंद भारती ने वेलफेयर ओरिएंटेशन
और DPSPs की इम्पोर्टेंस एम्फसाइज की है। थस सोशलिज्म का इन्फ्लुएंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में केवल शब्द तक आधारित नहीं है बल्कि ऑपरेशनल भी है, शेपिंग इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक, वेलफेयर ओरिएंटेड, egalitarian state committed to uplifting weaker sections and reducing socio-economic inequalities. गांधीइज्म एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉरल पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो ट्रुथ, सत्य, नॉन वायलेंस, अहिंसा एंड सेल्फ डिसिप्लिन को सोशल और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन का आधार मानती है। गांधी बिलीव्ड that society can be transformed not through force or violence but through moral persuasion, ethical conduct and self-suffering. उनके अनुसार means और ends दोनों equally important है। unjust means से just ends achieve नहीं किया जा सकता। गांधीइज्म का सेंट्रल पिलर है अहिंसा, जो केवल नॉन इंजरी ही नहीं बल्कि एक्टिव लव, कंपैशन और गुडविल का एटीट्यूड है। गांधी ने अहिंसा को पर्सनल, सोशल और पॉलिटिकल स्तर पर अप्लाई किया। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, पॉलिटिकल स्ट्रगल और इंटरपर्सनल रिलेशंस सभी में नॉन वायलेंस गाइडिंग प्रिंसिपल माना गया। सेकंड पिलर है सत्य, ट्रूथ एज एब्सोल्यूट मॉरल वैल्यू। गांधी के लिए ट्रूथ का परस्यूट लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट था। उनका बिलीफ था कि ट्रूथ अलाइंस ह्यूमंस विथ मॉरल ऑर्डर और पॉलिटिकल एक्शन जेन्युइन तभी होती है जब वह ट्रूथ से गाइडेड हो। गांधी का सबसे ओरिजिनल पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है सत्याग्रह, मीनिंग फोर्स ऑफ ट्रूथ और सोल फोर्स। यह नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का मेथड है जहां ऑपरेसर को फिजिकल फोर्स से नहीं बल्कि मॉरल फोर्स से कन्फ्रंट किया जाता है। सत्याग्रही वॉलंटरी सफरिंग, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन और पीसफुल प्रोटेस्ट अडॉप्ट करते हैं जिससे इनजस्टिस को मॉरली एक्सपोज किया जाए और रॉन्ग डूअर के कॉन्शियंस को अवेकन किया जाए। इकोनॉमिक फिलॉसफी ऑफ गांधीइज्म सर्वोदया, वेलफेयर ऑफ ऑल को एम्फसाइज करती है। गांधी सेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म अपोज करते थे और विलेज बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी सपोर्ट करते थे। खादी, कॉटेज इंडस्ट्रीज और ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट्स इसी फिलॉसफी का हिस्सा है। ट्रस्टीशिप के अनुसार वेल्दी इंडिविजुअल्स प्रॉपर्टी के मियर ट्रस्टीज हैं और वेल्थ सोसाइटी के बेनिफिट में यूज होनी चाहिए। पॉलिटिकल विजन ऑफ गांधीइज्म है ग्राम स्वराज, विलेज रिपब्लिक्स एज बेसिक यूनिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। गांधी आर्ग्यूड दैट रियल डेमोक्रेसी बॉटम अप बिल्ड होती है जहां पीपल पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन डिसीजन मेकिंग। He rejected over-centralized state authority and believed in moral leadership rather than coercive enforcement. Gandhiism also focuses on purification of self, emphasizing simplicity, restraint, vegetarianism, communal harmony, and eradication of untouchability. Individual transformation, according to Gandhi, is the foundation for social transformation. Internationally, गांधीयन आइडियाज़ ने मेजर इन्फ्लुएंस डाला मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला एंड सिविल राइट्स मूवमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड ने गांधी टेक्निक्स को अडॉप्ट की। इन एसेंस गांधीइज्म एक एथिकल, ह्यूमनिस्टिक एंड ट्रांसफॉर्मेटिव फिलॉसफी है जो पॉलिटिकल स्ट्रगल को मॉरल फ्रेमवर्क में सिचुएट करती है, एमिंग नॉट जस्ट फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम but for spiritual and social upliftment of humanity. Short note 15. Truth and non-violence as pillars of सत्याग्रह पे short note. सत्याग्रह का entire philosophical foundation दो core pillars पर आधारित है, truth, सत्य और non-violence यानी अहिंसा। गांधी believed कि जेन्युइन पॉलिटिकल स्ट्रगल तभी राइचियस बन सकती है जब उसके मीन्स एथिकली प्योर हो
and for him the purest means were truth and non-violence. इन दोनों प्रिंसिपल्स के बिना सत्याग्रह merely प्रोटेस्ट या पैसिव रेजिस्टेंस बनकर रह जाता है. With them it becomes a moral and transformative force. ट्रूथ या सत्य गांधी की फिलॉसफी का पहला और सबसे इसेंशियल पिलर है. ट्रूथ उनके लिए सिर्फ फैक्चुअल एक्यूरेसी नहीं थी, बल्कि एन एब्सोल्यूट मॉरल आइडियल था, अल्टीमेट रियलिटी थी. गांधी कहते थे कि मनुष्य इम्परफेक्ट है, इसीलिए ट्रूथ का पूर्ण ज्ञान कभी नहीं हो सकता, लेकिन रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ ट्रूथ ही मॉरल लाइफ का एसेंस है. सत्याग्रही को हर स्थिति में ट्रूथ स्पीक करना, ट्रूथ एक्ट करना और ट्रूथ लिव करना चाहिए. ट्रूथ एंश्योर्स दैट सत्याग्रह रिमेन्स ए मॉरल अपील रादर देन अ पॉलिटिकल मैनिपुलेशन. जब ऑपरेस्ड ट्रूथ के साथ स्टैंड करते हैं, देयर स्ट्रगल गेन्स मॉरल लेजिटिमेसी और ऑपरेसर्स इनजस्टिस पब्लिकली एक्सपोज हो जाती है. गांधी का मैक्सिम था ट्रूथ इज गॉड. इसका इम्प्लीकेशन है कि पॉलिटिकल स्ट्रगल सैक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्न्ड बाय एथिकल प्रिंसिपल्स. नॉन वायलेंस यानी अहिंसा सत्याग्रह का सेकंड सेंट्रल पिलर है. अहिंसा के बिना सत्याग्रह इमेजिन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वायलेंट मीन्स ट्रूथ को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं. गांधी के अनुसार अहिंसा पैसिव रिस्ट्रेंट नहीं बल्कि एक्टिव लव है, गुडविल टुवर्ड इवन द अपोनेंट. अहिंसा अटैकर को फिजिकली हार्म नहीं करती, रादर इट सीक्स टू ट्रांसफॉर्म द अपोनेंट्स हार्ट बाय टचिंग हिज कॉन्शियंस. अहिंसा का ऑपरेशनल मीनिंग है नो फिजिकल वायलेंस, नो हेट्रेड, नो इल विल एंड नो डिज़ायर फॉर रिवेंज. सत्याग्रही को नॉट ओनली वायलेंस अवॉइड करना है, बल्कि इनर एंगर, बिटरनेस और हॉस्टिलिटी भी रिजेक्ट करनी है. नॉन वायलेंस मेक्स सत्याग्रह मॉरली सुपीरियर टू कोर्सिव पॉलिटिक्स और इसे मास पार्टिसिपेशन के लिए सेफ बनाती है. कंबाइंड रोल ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. दोनों पिलर्स एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है. ट्रूथ सत्याग्रह को मॉरल डायरेक्शन देता है, नॉन वायलेंस उसे प्रैक्टिकल मेथड देता है. ट्रूथ विदाउट नॉन वायलेंस क्रूअल्टी बन सकती है और नॉन वायलेंस विदाउट ट्रूथ बिकम्स वीकनेस और कावर्डाइज. सत्याग्रह तब इफेक्टिव होता है जब दोनों प्रिंसिपल्स हार्मोनियसली अप्लाइड हो, मेकिंग रेजिस्टेंस नॉट एन एक्ट ऑफ एग्रेशन बट अ मॉरल डायलॉग. हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि हाउ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस मोबिलाइज्ड मिलियंस, एक्सपोज्ड कॉलोनियल इनजस्टिस और पॉलिटिकल स्ट्रगल को मॉरल रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट किया. Thus, truth and non-violence are not just ethical values, they are structural pillars that shape Satyagraha into a powerful, dignified and transformative technique of social and political change. Short note 16. Gandhian techniques of resistance against unjust laws. Gandhi believed कि unjust laws का obedience moral obligation नहीं है. Rather, citizens have a duty to resist them through non-violent methods. Gandhi's techniques of resistance were designed to expose injustice, awaken public conscience और oppressor को morally compel करना to withdraw unjust policies. उनका emphasis हमेशा non-violence, moral courage और self-suffering पर था. Because for Gandhi, righteous ends can never be achieved through violent means. सबसे सेंट्रल टेक्निक थी सिविल डिसोबीडियंस, कॉन्शियस, ओपन एंड पीसफुल वायोलेशन ऑफ अनजस्ट लॉज. इसके 3 इसेंशियल कंडीशंस गांधी ने निर्धारित किए. फर्स्ट, द लॉ मस्ट बी इनहेरेंटली अनजस्ट. सेकंड,
Disobedience must be non-violent. Third, Satyagrahi must voluntarily accept punishment. By accepting penalties, Satyagrahi demonstrates respect for rule of law even while rejecting unjust provisions, thus maintaining moral superiority. सेकंड इम्पॉर्टेंट टेक्निक थी नॉन कोऑपरेशन की, जिसमें पीपल अनजस्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस से विड्रॉ करते हैं. दिस इंक्लूडेड बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, फॉरेन क्लोथ, लॉ कोर्ट्स, legislatures, and titles. Gandhi argued that oppressive rule survives only because people cooperate with it. Withdraw cooperation and the system weakens from within. थर्ड टेक्निक थी बॉयकॉट की, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल. इकोनॉमिक बॉयकॉट फॉरेन गुड्स के अगेंस्ट था टू रिड्यूस इंपीरियल प्रॉफिट. सोशल बॉयकॉट ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस के खिलाफ. पॉलिटिकल बॉयकॉट कॉलोनियल इंस्टीट्यूशन के डीलेजिटिमाइजेशन के लिए. दीज मैथड्स वीकन एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम्स विदाउट यूजिंग फोर्स. Another technique थी हड़ताल and strike, used to express collective moral protest. However, Gandhi insisted कि ये methods orderly, disciplined और completely non-violent हो. Mob violence या coercion absolute violation of Gandhian ethics है. गांधी ने picketing भी यूज किया, peaceful persuasion outside shops or institutions to highlight injustice. The aim was moral appeal, not intimidation. A core Gandhian method was fasting, unshan, used as a moral weapon to appeal to the conscience of both oppressor and community. Fasting was not blackmail but self-purification, signaling deep commitment to justice and willingness to undergo suffering for truth. Finally, constructive program. Promotion of khadi, removal of untouchability, village uplift, communal harmony was also resistance technique because it built moral strength, social unity and economic self-reliance. Gandhi believed constructive work empowers people to change injustice sustainably. All these techniques together form the Gandhian toolkit of resistance, unique because they combine moral force, public participation, discipline and non-violence, making them far more transformative than violent rebellion. Short note 17. Gandhiism and Marxism, a comparative study. गांधीज़म एंड मार्क्सिज्म दोनों एक्सप्लॉयटेशन फ्री सोसाइटी बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस, मेथड्स और गोल्स फंडामेंटली डिफरेंट हैं. मार्क्सिज्म इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर आधारित थियोरी है जो हिस्ट्री को क्लास स्ट्रगल के रूप में एक्सप्लेन करता है. गांधी बाय कॉन्ट्रास्ट ह्यूमन नेचर, मॉरलिटी एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पर आधारित सोशल चेंज एनविजन करते हैं. दोनों आइडियोलॉजीज इनजस्टिस और ऑपरेशन समाप्त करना चाहती है, लेकिन उनके रास्ते और टूल्स पूरी तरह अलग हैं. मार्क्सिज्म के अनुसार एक्सप्लॉयटेशन का सोर्स प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है. कैपिटलिस्ट क्लास बर्जियासी वर्कर्स प्रोलिटरिएट का सरप्लस वैल्यू एक्सप्लॉयट करती है, जिससे इनइक्वालिटी और क्लास डोमिनेशन पैदा होती है. इसीलिए मार्क्स सजेस्ट करते हैं कि प्रोलिटरियन रिवॉल्यूशन आवश्यक है टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड एस्टैब्लिश सोशलिज्म, लीडिंग इवेंचुअली टू कम्युनिज्म. मार्क्स स्टेट को क्लास ऑपरेसर का इंस्ट्रूमेंट मानते थे. उनका बिलीफ था कि वंस क्लास डिस्टिंक्शंस डिसअपियर, द स्टेट इटसेल्फ विल विथर अवे, खत्म हो जाएगा. गांधीइज्म ऑन द अदर हैंड मॉरल एंड स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन पर आधारित है. गांधी मानते थे कि एक्सप्लॉयटेशन ग्रीड से उत्पन्न होता है, सिर्फ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से नहीं. वे वायलेंट रिवॉल्यूशन रिजेक्ट करते थे और नॉन वायलेंस, अहिंसा, ट्रूथ, सत्य, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ प्यूरिफिकेशन को सोशल चेंज का फाउंडेशन मानते थे.
गांधी प्राइवेट प्रॉपर्टी एबॉलिश करने की बजाय ट्रस्टीशिप प्रपोज करते थे, जहां पर वेल्दी इंडिविजुअल्स आर ट्रस्टीज ऑफ देयर प्रॉपर्टी एंड मस्ट यूज इट फॉर सोसाइटीज वेल बीइंग। गांधी सेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म को अपोज करते थे और डिसेंट्रलाइज्ड विलेज बेस्ड इकोनॉमी ग्राम स्वराज को सपोर्ट करते थे। दोनों थिंकर्स ऑपरेशन को चैलेंज करते थे, बट मेथड्स ड्रेस्टिकली डिफरेंट है। मीन्स मार्क्स का था रिवॉल्यूशन थ्रू फोर्स एंड क्लास स्ट्रगल। गांधी जी का मीन्स था नॉन वायलेंट सत्याग्रह, परसुएशन एंड मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन। एंड गोल था मार्क्स का क्लासलेस स्टेटलेस कम्युनिस्ट सोसाइटी। गांधी जी का एंड गोल था हार्मोनियस सोसाइटी बेस्ड ऑन कोऑपरेशन, नॉन वायलेंस एंड मॉरल वैल्यूज रादर देन क्लास कॉन्फ्लिक्ट। दोनों के व्यूज ऑन ह्यूमन नेचर क्या थे? मार्क्स ह्यूमन बीइंग्स को प्राइमरीली इकोनॉमिक बीइंग्स मानते हैं जिनका कॉन्शियसनेस मटेरियल कंडीशन से शेप होता है। गांधी व्यक्ति को फंडामेंटली मॉरल एंड स्पिरिचुअल बीइंग मानते हैं, capable of self-restraint and moral growth. Role of the state. Marx believed strong proletarian state initially, eventually disappearance of the state. Gandhi मानते थे minimal decentralized ethical state rooted in Gram Swaraj. Economic vision मार्क्स का था collective ownership via revolutionary overthrow of the capitalism. गांधी जी का मानना था कॉटेज इंडस्ट्रीज, सेल्फ रिलायंस, स्वदेशी, ट्रस्टीशिप, नॉट एबॉलिशन ऑफ प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल, मार्क्सिस्ट वर्कर्स में स्ट्राइक एंड यूज फोर्स टू ओवरथ्रो एक्सप्लॉयटेटिव एम्प्लॉयर्स। गांधी वुड एनकरेज पीसफुल स्ट्राइक्स, मॉरल प्रेशर, negotiation and satyagraha to confront exploitation without hatred or violence. Thus, both aimed at ending injustice but following contrasting paths. Marx seeks structural transformation through revolution. Gandhi seeks ethical transformation through non-violence, moral uplift and constructive work. Short note 18, State of Nature and Social Contract by John Locke. जॉन लॉक का कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर हॉबीज से काफ़ी अलग है। लॉक के अनुसार स्टेट ऑफ नेचर एक पीसफुल एंड रैशनल कंडीशन है जहां इंडिविजुअल्स नेचुरल राइट्स, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं। यह एक मॉरल ऑर्डर है गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर विच इज़ रीज़न। रीज़न इंडिविजुअल को इंस्ट्रक्ट करती है कि अदर्स लाइफ, लिबर्टी एंड पोजीशन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। हाउएवर, लॉक कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर कंप्लीटली परफेक्ट नहीं है क्योंकि नो इम्पार्शियल जज, नो सेटल्ड लॉ और नो न्यूट्रल अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करते। इससे डिस्प्यूट्स इंक्रीज होते हैं और इंडिविजुअल्स अपने केसेस में बायस्ड डिसीजंस लेते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी बिकम्स इनसिक्योर। इस इनसिक्योरिटी के कारण इंडिविजुअल्स वॉलंटरीली डिसाइड करते हैं टू एंटर इनटू अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लॉक्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी में पीपल कलेक्टिवली एग्री टू फॉर्म ए पॉलिटिकल सोसाइटी एंड एस्टैब्लिश गवर्नमेंट whose primary purpose is the protection of natural rights. The government derives power from the consent of the governed. इसीलिए पॉलिटिकल ऑथोरिटी लिमिटेड, अकाउंटेबल और कंडीशनल होती है। स्टेट की पावर एब्सोल्यूट नहीं है, अनलाइक हॉबीज। यदि गवर्नमेंट नेचुरल राइट्स वायोलेट करे या ट्रस्ट ब्रेक करे, लॉक कहते हैं कि पीपल हैव द राइट टू रिवॉल्ट। गवर्नमेंट एग्जिस्ट फॉर द पीपल। जब गवर्नमेंट इनजस्टिस करे, पीपल आर जस्टिफाइड इन रिप्लेसिंग इट। यह आइडिया लेटर डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशंस का फाउंडेशन बना। की फीचर्स है नेचुरल राइट्स, इनहेरेंट राइट्स टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट है प्रोटेक्शन ऑफ दीज राइट्स। कंसेंट है
लेजिटिमेट पॉलिटिकल ऑथोरिटी को विच इमर्जेस ओनली फ्रॉम कंसेंट। राइट टू रेजिस्टेंस मतलब पीपल में ओवरथ्रो ए टिरानिकल गवर्नमेंट। एग्जाम्पल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क लॉकीज के आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करता है। फंडामेंटल राइट्स, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू और limitations on state power show that sovereignty ultimately lies with the people. Article 21, right to life, और Article 300A, property as a constitutional right, लॉकीज नेचुरल राइट्स फिलोसॉफी को एको करते हैं। शॉर्ट नोट 19, थॉमस हॉब्स का व्यू ऑन पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। थॉमस हॉब्स का पॉलिटिकल थियोरी स्टेट ऑफ नेचर और एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी पर आधारित है। हॉब्स के अनुसार स्टेट ऑफ नेचर इज ए कंडीशन ऑफ chaos, insecurity and constant fear. In this condition, there is no government, no common authority and no law. इसीलिए individuals unrestricted freedom exercise करते हैं। Human beings driven होते हैं by self-interest, competition and desire for power. इसीलिए Hobbes famously states that life in the state of nature is solitary, poor, nasty, brutish and short. इस सिचुएशन से एस्केप करने के लिए इंडिविजुअल्स ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। दे वॉलंटरीली सरेंडर ऑल देयर राइट्स एक्सेप्ट द राइट टू लाइफ to a sovereign authority. This sovereign may be a king or an assembly, but it must possess absolute power to maintain peace. According to Hobbes, without absolute power, stability or security maintain नहीं हो सकती। Political obligation, Hobbes के अनुसार, arises from this contract. Once power is transferred, subjects must obey the sovereign unconditionally. डिसओबीडियंस ओनली तब जस्टिफाइड है जब सॉवरेन डायरेक्टली थ्रेटन्स वंस लाइफ, बिकॉज द राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन कैनॉट बी सरेंडर्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस, सिटीजन्स हैव नो राइट टू रिवॉल्ट और रेजिस्ट। इसके की फीचर्स हैं एब्सोल्यूट सॉवरेन, मतलब इट इज़ नेसेसरी फॉर पीस एंड ऑर्डर। अनकंडीशनल ओबीडियंस फॉर पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन इज रूटेड इन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लॉ मतलब है कमांड ऑफ द सॉवरेन। मॉरलिटी एंड जस्टिस डिपेंड ऑन लॉ, नॉट ऑन इंडिविजुअल कॉन्शियंस। नो राइट टू रिवॉल्ट एक्सेप्ट इन एक्सट्रीम थ्रेट्स टू लाइफ। प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन देखते हैं। ड्यूरिंग इमरजेंसीज, स्टेट्स समटाइम्स impose strict measures like curfews, restrictions, surveillance. Hobbesian theory explains why citizens should obey such laws, as they ensure security, stability, and prevention of civil disorder. Hobbes ultimately argues that strong political authority is essential to avoid the anarchy of the state of nature. Political obligation, therefore, is the rational price individuals pay for protection and peace. Jean-Jacques Rousseau's perception of the general will. Jean-Jacques Rousseau का concept of the general will उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी का सबसे सेंट्रल और इन्फ्लुएंशियल आइडिया है। रूसो के अनुसार जनरल विल वह कलेक्टिव विल है जो पूरे कम्युनिटी के कॉमन गुड को एक्सप्रेस करता है। यह इंडिविजुअल्स की प्राइवेट इंटरेस्ट्स का सम नहीं होता, रादर ये वह मॉरल विल है जो सोसाइटी के वेलफेयर को प्रायोरिटाइज करता है। जनरल विल और विल ऑफ ऑल में क्लियर डिफरेंस है। विल ऑफ ऑल सिंपली मेजॉरिटी ओपिनियन है जो अक्सर पर्सनल इंटरेस्ट से इन्फ्लुएंस्ड होती है, लेकिन जनरल विल ऑलवेज एम्स एट द कॉमन गुड, इसीलिए यह मॉरली सुपीरियर है। रूसो इंसिस्ट दैट ट्रू पॉलिटिकल लेजिटिमेसी तभी अराइज होती है जब लॉज जनरल विल को रिफ्लेक्ट करें।
जनरल विल सिटीजन्स को फ्रीडम देता है बिकॉज व्हेन अ पर्सन ओबेज द जनरल विल ही ओबेज अ लॉ दैट ही हैज हेल्प्ड टू मेक एज पार्ट ऑफ द कलेक्टिव. इस तरह ओबीडियंस बिकम्स सेल्फ रूल रादर देन सबमिशन टू एक्सटर्नल ऑथोरिटी. रूसो इसे मॉरल फ्रीडम कहते हैं. फ्रीडम रूटेड इन कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, नॉट इंडिविजुअल इम्पल्स. जनरल विल के फीचर्स क्या है? कलेक्टिव इंटरेस्ट यानी एम्स एट कॉमन गुड, नॉट पर्सनल बेनिफिट. फाउंडेशन ऑफ लेजिटिमेट ऑथोरिटी मतलब ओनली लॉज एक्सप्रेसिंग जनरल विल आर वैलिड. इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन. Political authority is shared by all citizens. Moral freedom यानी individuals free होते हैं when they obey laws they collectively create. However, Rousseau warns कि general will misinterpret हो सकता है if groups impose their private interests. इसीलिए active citizen participation, deliberation and public reasoning इसेंशियल है. एग्जाम्पल, इंडियन डेमोक्रेसी में वेलफेयर ओरिएंटेड लॉज लाइक अफर्मेटिव एक्शन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पॉवर्टी रिलीफ ये जस्टिफाइड है एज प्रमोटिंग कलेक्टिव वेलफेयर, नॉट मियरली सेक्शनल interests. These reflect the idea that laws must serve the common good, similarly to Rousseau's general will. Thus, Rousseau's concept ensures कि political authority legitimate, moral और people-centered रहे, ensuring equality, justice and shared responsibility. Short note 21. Power and authority, comparative study. Political theory में power और authority दो related लेकिन fundamentally different concepts हैं. दोनों इन्फ्लुएंस और कंट्रोल से जुड़े हैं, लेकिन उनकी सोर्स, नेचर और लेजिटिमेसी में क्लियर डिस्टिंक्शन है. पावर रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स. पावर कैन ऑपरेट थ्रू फोर्स, कोअर्जन, फियर, इकोनॉमिक रिसोर्सेज और फिजिकल स्ट्रेंथ. Power does not require legitimacy. Even unlawful groups like a criminal gang or a warlord may exercise power. इसीलिए power externally imposed होता है और often unstable होता है. In contrast, authority वह power है जिसे society द्वारा legitimate माना जाता है. Authority depends on recognition, acceptance and moral justification. People obey authority not because of fear, but because they believe the command is rightful. Authority can be legal, like a judge, or traditional, like a village elder, or charismatic, like a revolutionary leader. Power और authority में major differences क्या हैं? Power arises from coercion or resources, जबकि authority arises from legitimacy. Power एक्सटर्नल और ऑफन फोर्स बेस्ड होता है, जबकि ऑथोरिटी इंटरनल एक्सेप्टेंस पर आधारित है. पावर फियर बेस्ड ओबीडियंस क्रिएट करता है, जबकि ऑथोरिटी कंसेंट बेस्ड ओबीडियंस क्रिएट करता है. पावर अनस्टेबल और टेम्पररी हो सकता है, ऑथोरिटी मोर ड्यूरेबल या लंबा चलने वाला होता है बिकॉज इट इज़ मॉरली ग्राउंडेड. ऑथोरिटी लॉ से सैंक्शनड होती है, पावर लॉ वायोलेट भी कर सकता है. एग्जाम्पल, ए पुलिस ऑफिसर एनफोर्सिंग लॉ एक्सरसाइजेज ऑथोरिटी बिकॉज हिज कमांड्स आर लीगली वैलिड, लेकिन एक लोकल गून या स्ट्रॉन्गमैन या माफिया लीडर भी पीपल को कंट्रोल कर सकता है. दैट इज पावर, नॉट ऑथोरिटी. इन पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑथोरिटी मोर डिज़ायरेबल मानी जाती है क्योंकि इट एंश्योर्स ऑर्डर, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड वॉलंटरी कंप्लायंस, whereas mere power leads to instability and resistance. Short note 22.
Max Weber's classification of authority. Max Weber, one of the foundational thinkers of modern sociology, उन्होंने authority को 3 major types में classify किया based on the source of legitimacy. वेबर के अनुसार authority तभी effective होती है जब people उसकी legitimacy accept करे. इन तीनों types, traditional authority, charismatic authority and legal rational authority, पॉलिटिकल सिस्टम्स और सोशल स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए इसेंशियल कैटेगरीज हैं. ट्रेडिशनल ऑथोरिटी क्या होता है? ट्रेडिशनल ऑथोरिटी उस लेजिटिमेसी पर आधारित है जो कस्टम्स, एज ओल्ड ट्रेडिशंस और इनहेरिटेड स्टेटस से आती है. पीपल ओबे करते हैं बिकॉज इट हैज़ ऑलवेज बीन सो. इस टाइप में ऑथोरिटी पर्सनल लॉयल्टी और कल्चरल कंटिन्यूटी से स्ट्रेंथन होती है. एग्जाम्पल्स इंक्लूड मोनार्कीज, ट्राइबल चीफ्स, फ्यूडल लॉर्ड्स, जहाँ पावर लीनिएज या ट्रेडिशन से डिराइव होती है. स्टेबिलिटी हाई होती है बट फ्लेक्सिबिलिटी लो, क्योंकि चेंज ट्रेडिशंस के विरुद्ध माना जाता है. सेकंड, कैरिज्मेटिक ऑथोरिटी. कैरिज्मेटिक ऑथोरिटी लीडर की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनल क्वालिटीज़, हीरोइज्म, स्पिरिचुअल पावर या एक्सेप्शनल लीडरशिप एबिलिटी पर आधारित होती है. पीपल ओबे बिकॉज दे बिलीव द लीडर पोजेसेस करिश्मा एंड डिवाइन और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिशन. सच लीडर्स इंस्पायर डिवोशन, इमोशनल अटैचमेंट एंड अनक्वेश्चनड लॉयल्टी. एग्जाम्पल्स: गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेपोलियन हिल, नेल्सन मंडेला. वीकनेसेस: कैरिज्मेटिक ऑथोरिटी अनस्टेबल होती है बिकॉज यह लीडर के पर्सनल ट्रेट्स पर डिपेंड करती है. लीडर की डेथ या डिसअपीयरेंस के बाद सिस्टम कोलैप्स या ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है. थर्ड, लीगल रैशनल ऑथोरिटी. दिस इज द मोस्ट मॉडर्न एंड स्टेबल फॉर्म ऑफ ऑथोरिटी. इसका लेजिटिमेसी लॉज, रूल्स एंड फॉर्मल प्रोसीजर्स से आता है. पीपल ओबे द ऑफिस, नॉट द इंडिविजुअल. इस ऑथोरिटी में इम्पर्सनैलिटी, ब्यूरोक्रेसी, प्रोफेशनलिज्म एंड रूल बाउंड कंडक्ट सेंट्रल होते हैं. मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स, ब्यूरोक्रेसीज, कोर्ट्स सभी लीगल रैशनल ऑथोरिटी पर ऑपरेट करते हैं. एग्जाम्पल: ए जजेस डिसीजंस, a police officer's powers or a civil servant's authority all come from law, not personal status. Weber argued कि modern societies gradually traditional और charismatic authority से move होकर legal rational authority की ओर shift होती है, क्योंकि it ensures predictability, efficiency and stability. However, charismatic authority transformative period में पावरफुल रोल प्ले करती है, वाइल ट्रेडिशनल ऑथोरिटी कल्चरल कंटिन्यूटी प्रिजर्व करती है. Thus, Weber's classification helps understand why people obey and how different societies organize power through heritage, personality or law. Short note 23. Significance of legitimacy in the exercise of political power. लेजिटिमेसी का अर्थ है कि पीपल जेन्युइनली एक्सेप्ट द ऑथोरिटी ऑफ अ रूलर और गवर्नमेंट एज राइटफुल. जब सिटीजन्स बिलीव दैट द गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू रूल, तब पॉलिटिकल पावर केवल कोर्जन पर नहीं बल्कि कंसेंट पर ऑपरेट करती है. ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट रिसीव्स वॉलंटरी ओबीडियंस, जिससे गवर्नेंस स्मूथ, प्रेडिक्टेबल और स्टेबल होती है. विदाउट लेजिटिमेसी पावर कोर्सिव बन जाता है, यानी पीपल ओबे आउट ऑफ फियर रादर देन रिस्पेक्ट. इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, रेजिस्टेंस और कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी बढ़ती है. लेजिटिमेसी कई सोर्सेस से अराइज कर सकती है: फ्री इलेक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स, पब्लिक परफॉर्मेंस, मॉरल जस्टिफिकेशन, ट्रेडिशन और हिस्टोरिकल एक्सेप्टेंस. जब गवर्नमेंट इन फाउंडेशंस पर ऑपरेट करती है,
पब्लिक ट्रस्ट नेचुरली स्ट्रेंथन होता है। लेजिटिमेसी के सिग्निफिकेंस बहुत डीप है। इट एंश्योर्स पीसफुल फंक्शनिंग ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि ऑथोरिटी पब्लिकली एक्सेप्टेड होती है। इट प्रमोट्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट, प्रोटेस्ट्स और एंटी स्टेट एक्टिविटीज़। पब्लिक कोऑपरेशन विद लॉज एंड पॉलिसीज़ इंक्रीज होता है, मेकिंग गवर्नेंस मोर इफेक्टिव। A legitimate government remains accountable and transparent because it derives power from people's consent. It strengthens democratic governance, ensuring that rulers respect constitutional boundaries. जब legitimacy erode होती है due to corruption, abuse of power, authoritarianism और moral failure, citizens lose trust. इसका रिजल्ट होता है पब्लिक एंगर, मास प्रोटेस्ट्स, सिविल डिसोबीडियंस या regime change. Therefore, legitimacy is essential to sustain meaningful political power. Example, in India, regular democratic elections provide legitimacy to government. यदि सरकार पब्लिक सपोर्ट लूज कर दे, वोटर्स उसे पीसफुली रिमूव कर सकते हैं। This peaceful transfer of power highlights कि legitimacy is the foundation of a stable political system. Short note 24. T.H. Green's view on resistance to unjust laws. T.H. Green, a major liberal philosopher, मानते थे कि स्टेट का सेंट्रल पर्पस इंडिविजुअल्स के मॉरल डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना है। अकॉर्डिंग टू ग्रीन, लॉज तभी लेजिटिमेट है जब वे पीपल को अपनी कैपेसिटीज़ डेवलप करने में मदद करे और उन्हें एक मॉरली गुड लाइफ लिव करने की कंडीशंस प्रदान करे। जब लॉज इस मॉरल पर्पस को फुलफिल करते हैं, सिटीजन्स के पास उन्हें ओबे करने का मॉरल ड्यूटी होता है। हाउएवर, ग्रीन ने यह भी एसर्ट किया कि इंडिविजुअल्स हैव अ राइट टू रेजिस्ट अनजस्ट लॉज, स्पेशली जब कोई लॉ मॉरल प्रिंसिपल्स को वायोलेट करे या ह्यूमन फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट करे। उनके अनुसार ओबीडियंस ब्लाइंड नहीं हो सकता। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन कंडीशनल है और ये तब तक वैलिड रहती है जब तक लॉ पब्लिक वेलफेयर सर्व करता है। यदि स्टेट ऑपरेसिव रेगुलेशंस इम्पोज करे या सोसाइटी के वेलफेयर के विरुद्ध एक्ट करे, देन रेजिस्टेंस बिकम्स मॉरली जस्टिफाइड। देखते हैं ग्रीन के की पॉइंट्स। पर्पस ऑफ लॉ इज मॉरल अपलिफ्टमेंट। लॉ मस्ट एनहांस ह्यूमन कैरेक्टर, not degrade it. Political obligation is conditional, not absolute. Citizens obey only morally justified laws. Unjust laws lose moral authority. Their legitimacy disappears. Citizens may use peaceful and responsible forms of resistance, ensuring no harm to public order. And emphasis on moral conscience and collective welfare as the basis of obedience. T.H. Green का theory modern democratic thought को influence करता है by linking political obligation with morality. It rejects authoritarian obedience and supports morally grounded citizenship. Example, Gandhi's civil disobedience movement T.H. Green की theory को practically reflect करता है। The salt tax was unjust and harmful to common people. Therefore, resisting it peacefully was morally valid. Gandhi's method shows that when the state violates moral welfare, ethical resistance not only permissible but necessary है. This alignment illustrates T.H. Green's enduring influence on moral and political philosophy. Short note 25. Elitist theory. Elitist theory यह आर्ग्यू करती है कि पॉलिटिकल पावर हर सोसाइटी में है, चाहे वह डेमोक्रेटिक हो या ऑथोरिटेरियन। हमेशा
एक स्मॉल ग्रुप ऑफ एलिट्स के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड रहती हैं। These elites occupy leadership positions either due to wealth, education, social status, military strength, or organizational skills. According to elitists, masses डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि एलिट्स ही डिसीजंस लेते हैं और ऑर्डिनरी पीपल मियरली फॉलो और रिस्पॉन्ड। थिंकर्स जैसे गेटानो मॉस्का, विल्फ्रेडो पैरेटो और रॉबर्ट मिशेल कहते हैं कि ह्यूमन इनइक्वालिटी इन एबिलिटीज़, रिसोर्सेज और लीडरशिप कैपेसिटी नेचुरली प्रोड्यूस एलिट्स। एलिट्स में बिलोंग टू डिफरेंट बैकग्राउंड्स बट दे ऑफन शेयर कॉमन इंटरेस्ट्स, कोऑपरेट विथ ईच अदर और अपनी डोमिनेंस को मेंटेन करते हैं। मिशेल का आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की तो यह क्लेम करता है कि हर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, इवन डेमोक्रेटिक पार्टीज, इनएविटेबली ओलिगार्किक बन जाती है। लेट अस लुक एट द की फीचर्स ऑफ एलिटिस्ट थियोरी। पावर concentrated in the hands of a few individuals or groups. Political equality theoretical है but practically limited है because masses rarely influence high level decisions. Leadership arises from organizational ability, not necessarily from popular will. Circulation of elites होती है जब old elites replace हो जाते हैं by more competent or ambitious new elites. Masses follow while elites lead. Policy direction elite consensus से बनता है। Critics आर्ग्यू करते हैं कि एलिटिज्म डेमोक्रेसी अंडरमाइन करता है क्योंकि यह पॉपुलर पार्टिसिपेशन और इक्वालिटी को वीकन करता है। बट सपोर्टर्स क्लेम कि कॉम्प्लेक्स मॉडर्न सोसाइटीज रिक्वायर skilled, trained and knowledgeable leaders. Masses cannot manage technical governance demands. इसीलिए एलिट लीडरशिप नेसेसरी है। एग्जाम्पल, मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पॉलिटिकल पार्टीज के टॉप लीडर्स, कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव्स, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, मिलिट्री ऑफिशियल्स एंड मीडिया ओनर्स मिलकर इन्फ्लुएंशियल एलिट ग्रुप्स फॉर्म करते हैं। इवन दो इलेक्शंस प्रोवाइड पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, रियल डिसीजन मेकिंग अक्सर एलिट सर्कल्स में होता है। पॉलिसी फ्रेमिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग, फॉरेन रिलेशंस एंड मीडिया नैरेटिव्स लार्जली एलिट ड्रिवन होते हैं। शॉर्ट नोट 26, लायन एंड फॉक्स लाइक एलिट्स बाय विल्फ्रेडो पैरेटो। विल्फ्रेडो पैरेटो ने एलिट्स को उनके स्टाइल ऑफ रूल के आधार पर दो मेजर साइकोलॉजिकल टाइप्स में क्लासीफाई किया, लायंस और फॉक्सेस। पैरेटो के अनुसार पॉलिटिकल सिस्टम्स में स्टेबिलिटी और चेंज इन दो टाइप्स के कंटिन्यूअस इंटरैक्शन और रिप्लेसमेंट से आती है। लायन लाइक एलिट्स देखते हैं। लायन लाइक एलिट्स ऑथोरिटी, डिसिप्लिन और फोर्स पर डिपेंड करते हैं। दे रिलाई ऑन ट्रेडिशन, कोअर्जन, रिजिडिटी एंड स्ट्रॉन्ग ऑथोरिटेटिव कंट्रोल टू मेंटेन ऑर्डर। इनके लिए स्टेबिलिटी, स्ट्रिक्ट रूल्स और ओबीडियंस सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड मिलिट्री लीडर्स, ऑथोरिटेरियन रूलर्स, कंजर्वेटिव एलिट्स और एनीवन हु बिलीव्स दैट पावर मस्ट बी एक्सरसाइज थ्रू फर्मनेस एंड कमांड। फिर हम देखते हैं फॉक्स लाइक एलिट्स। फॉक्स लाइक एलिट्स इंटेलिजेंस, डिप्लोमेसी और क्लेवर पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग का यूज़ करते हैं। दे अवॉइड डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन and prefer negotiations, persuasions, manipulation and flexible policies. Foxes strategic होते हैं और complex political situations को tactfully manage करते हैं। Examples include skilled politicians, diplomats, negotiators and leaders who use strategy rather than force. पैरेटो का आर्ग्यूमेंट था कि पॉलिटिकल पावर कभी भी परमानेंटली एक ही टाइप के एलिट्स के हाथ में नहीं रहता। जब लायन लाइक एलिट्स टू रिजिड, इनइफेक्टिव या आउटडेटेड हो जाते हैं, दे आर रिप्लेस्ड बाय फॉक्स लाइक एलिट्स हु ब्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन। सिमिलरली, जब फॉक्स लाइक एलिट्स एक्सेसिवली मैनिपुलेटिव
या वीक हो जाते हैं तो सोसाइटी लायन लाइक स्ट्रॉन्ग रूलर्स को ब्रिंग बैक करती है। यह कंटिन्यूअस रिप्लेसमेंट सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स कहलाता है और प्रिवेंट्स स्टैग्नेशन इन पॉलिटिकल सिस्टम्स। एग्जाम्पल, इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में गांधीज लीडरशिप based on negotiation, persuasion, and moral appeal resembled fox-like elite style. In contrast, many British colonial officials used force, coercion, or strict administrative control, reflecting lion-like authority. The eventual shift from British rule to democratic governance illustrates Pareto's idea that elites constantly circulate to maintain political balance. Short note 27, Iron Law of Oligarchy by Robert Michels. रॉबर्ट मिशेल ने अपनी प्रसिद्ध थियोरी आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की में यह आर्ग्यू किया कि हर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, ट्रेड यूनियन हो, एसोसिएशन हो या इवन अ डेमोक्रेसी में हो, समय के साथ एक स्मॉल ग्रुप ऑफ लीडर्स द्वारा डोमिनेटेड हो जाती है। अकॉर्डिंग टू मिशेल्स, यह टेंडेंसी अनअवॉइडेबल है बिकॉज लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायर कोऑर्डिनेशन, टेक्निकल एक्सपर्टीज, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स और कंटिन्यूअस डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज़ जो ऑर्डिनरी मेंबर्स के पास नहीं होती। जैसे जैसे लीडर्स एक्सपीरियंस गेन करते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज पर कंट्रोल एस्टेब्लिश करते हैं, दे बिकम इंडिस्पेंसिबल। द लीडरशिप ग्रुप ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्स इनटू एन एलिट जिसके पास इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन चैनल्स एंड अथॉरिटी कॉन्सेंट्रेट होती है। रिजल्ट, इंटरनल डेमोक्रेसी वीकन हो जाती है। इसीलिए मिशेल फेमसली ऑब्जर्व्ड, हु सेज ऑर्गेनाइजेशन सेज ओलिगार्की। की फीचर्स ऑफ द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की आर, लीडरशिप बिकम्स परमानेंट, मतलब लीडर्स रेयरली रिप्लेस्ड होते हैं बिकॉज दे control mechanisms of power. Bureaucracy concentrates power, making leaders more powerful and members less influential. Members become passive, relying on leaders और decision-making process से दूर होते जाते हैं. Leaders pursue their own interests, sometimes at the cost of the organization's broader goals. Internal democracy declines even where elections और फॉर्मल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स एग्जिस्टेड। मिशेल का कंक्लूजन काफ़ी रेडिकल था। इवन डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ओलिगार्किक बन जाती हैं बिकॉज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इटसेल्फ पावर सेंट्रलाइज कर देता है। फॉर हिम ओलिगार्की इज नॉट ए करप्शन ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज़ इट्स इनएविटेबल फॉर्म। एग्जाम्पल, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज frequently reflect oligarchic tendencies. Many parties, national and regional, often controlled by a few top leaders, dominant families, or inner circles. Candidate selection, party agenda, leadership succession, and policy positions mostly इन्हीं influential elites द्वारा तय होते हैं. Even though parties hold internal elections, real power usually remains with a centralized leadership, perfectly illustrating Michel's iron law of oligarchy. Short note 28, quasi-federal nature of the Indian Constitution. The Indian Constitution is commonly described as quasi-federal because it incorporates elements of both federalism and unitary government. A purely federal system like the USA clearly divides powers between the center and the state, with both levels being sovereign in their respective spheres. लेकिन इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर को रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी देती है टू मेंटेन यूनिटी, स्टेबिलिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन। इसीलिए इंडिया न पूरी तरह फेडरल है और न यूनिटरी, रादर इट इज़ अ यूनिक ब्लेंड ऑफ बोथ। Federal features of the Indian Constitution. A written constitution which is partly rigid, clear division of powers through the union, state and concurrent lists,
7th शेड्यूल में आता है। ड्यूअल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर विथ सेपरेट गवर्नमेंट्स एट सेंटर एंड स्टेट लेवल्स, एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी ensuring constitutional supremacy, bicameral legislature at the center, that is Lok Sabha and Rajya Sabha. उसके यूनिटरी फीचर्स देख लेते हैं। A strong center with dominance in law making, especially on matters of national importance. Emergency provisions under Articles 352, 356 and 360 that grant sweeping powers to the Union. The Governor's authority to recommend President's rule under Article 356 affecting state autonomy. Single constitution and single citizenship for the entire nation. All India services like IAS, IPS recruited centrally but serving both Union and states. This mixed structure ensures a balance, central strength for national cohesion and state autonomy for regional governance. India's enormous size, social diversity and historical challenges like partition, regional conflicts, economic disparities required a flexible system that could adapt to both national and local needs. Example, during the 1975-77 emergency, India functioned almost as a unitary state because the center exercised extraordinary powers. But in normal times, states enjoy autonomy in key areas such as police, agriculture, public health, irrigation, and public order. This contrast demonstrates the truly quasi-federal nature of the Indian Constitution. Short note 29. Balance between judicial review and parliamentary supremacy. Indian Constitution एक careful balance maintain करता है between judicial review and parliamentary supremacy, ताकि न judiciary absolute बने न parliament uncontrolled. यूके में parliament supreme है, लेकिन इंडिया में constitutional supremacy है, जिसमें दोनों इंस्टीट्यूशंस की डिफाइंड रोल्स हैं और दोनों एक दूसरे को चेक करते हैं। जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि वे पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी भी लॉ को रिव्यू करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने पर स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। यह पावर फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन और कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी एंश्योर करता है। हिस्टोरिक केस केशवानंद भारती ने एस्टैब्लिश किया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है पर बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, पार्लियामेंट के पास वाइड पावर्स है टू लेजिस्लेट ऑन यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट्स। यह इलेक्टेड बॉडी है, इसीलिए डेमोक्रेटिक विल को रिप्रेजेंट करता है। आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की अथॉरिटी देता है, शर्त है अमेंडमेंट्स बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म न करे। इस प्रकार पार्लियामेंट लॉ मेकिंग में प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है। अब दोनों के बीच का बैलेंस देखते हैं। पार्लियामेंट उन लॉज को रीएनेक्ट या मॉडिफाई कर सकता है जिन्हें कोर्ट्स स्ट्राइक डाउन कर दे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के भीतर। जुडिशरी एंश्योर करती है कि पार्लियामेंट अपनी पावर्स का मिसयूज़ न करे और कॉन्स्टिट्यूशन के बाउंड्रीज क्रॉस न करे। दोनों इंस्टीट्यूशंस मिलकर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट ने NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को बेसिक स्ट्रक्चर वायलेशन करने के कारण स्ट्राइक डाउन किया। इसके बाद भी पार्लियामेंट जुडिशियल रिफॉर्म्स पर लेजिस्लेट कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर। यह एग्जाम्पल दिखाता है कि इंडिया में जुडिशियल रिव्यू और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप में कोएग्जिस्ट करते हैं। शॉर्ट नोट 30. मेन फीचर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज। इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज लोकतंत्र, गवर्नेंस,
और पब्लिक ओपिनियन शेपिंग में सेंट्रल रोल निभाते हैं। इंडिया का पार्टी सिस्टम कल्चरली, सोशली और लिंग्विस्टिकली डाइवर्स होने के कारण हाईली डायनामिक है। नेशनल पार्टीज, रीजनल फोर्सेस, कास्ट बेस्ड आउटफिट्स और आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स मिलकर एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल लैंडस्केप बनाते हैं। अब मेन फीचर्स देखते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम। भारत में एक मल्टी पार्टी सिस्टम है जिसमें नेशनल पार्टीज जैसे बीजेपी, कांग्रेस, स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टीज जैसे डीएमके, टीएमसी और न्यूमरस स्टेट पार्टीज एग्जिस्ट करते हैं। यह डाइवर्सिटी इंडियन फेडरलिज्म और सोशल प्लूरलिज्म को रिफ्लेक्ट करती है। सेकंड, आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखते हैं। पार्टीज की आइडियोलॉजीज नेशनलिज्म से लेकर सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, रीजनलिज्म और कास्ट बेस्ड एजेंडास तक वाइडली वेरी करती हैं। दिस क्रिएट्स ए ब्रॉड आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम इन इंडियन पॉलिटिक्स। थर्ड देखते हैं, हाई पार्टी फ्रेगमेंटेशन। ऑफन कोई सिंगल पार्टी मेजॉरिटी सिक्योर नहीं कर पाती, जिससे कोएलिशन पॉलिटिक्स कॉमन हो जाता है। फ्रेगमेंटेशन नेशनल एज वेल एज स्टेट लेवल पॉलिटिक्स दोनों को इन्फ्लुएंस करता है। चौथा देखते हैं, लीडरशिप सेंट्रिक स्ट्रक्चर। मैनी पार्टीज आर लीडर सेंट्रिक, मतलब कैरिस्मेटिक लीडर्स या पॉलिटिकल फैमिलीज पार्टी ऑर्गेनाइजेशन और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डोमिनेट करते हैं। यह पर्सनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को बढ़ाता है। फिफ्थ देखते हैं, रीजनल पार्टीज इन्फ्लुएंस। रीजनल पार्टीज जैसे टीआरएस, शिवसेना, जेडीयू, एनसीपी नेशनल पॉलिटिक्स में मेजर इन्फ्लुएंस रखते हैं। दे ऑफन एक्ट एज किंग मेकर्स इन कोएलिशन गवर्नमेंट्स एंड निगोशिएट स्ट्रांगली फॉर स्टेट इंटरेस्ट्स। सिक्स देखते हैं, रोल इन इलेक्शंस। पॉलिटिकल पार्टीज वोटर मोबिलाइजेशन, कैंडिडेट सिलेक्शन, मैनिफेस्टो प्रिपरेशन और गवर्नमेंट फॉर्मेशन मैनेज करती है। दे एक्ट एज द प्रिंसिपल लिंक बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट। सेवेंथ, वीक इंटरनल डेमोक्रेसी। डिस्पाइट बीइंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, पार्टीज में इंटरनल डेमोक्रेसी ऑफन वीक होती है। कैंडिडेट सिलेक्शन सेंट्रलाइज्ड होता है और लीडरशिप चैलेंज करना डिफिकल्ट होता है। फाइनली, एथ, यूज ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड आइडेंटिटी। कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज एंड रीजनल आइडेंटिटी पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। पार्टीज सोशल क्लीवेजेस मोबिलाइज करके इलेक्टोरल सपोर्ट बिल्ड करती हैं। इन स्ट्रेंथ्स के साथ साथ इंडियन पार्टीज कई चैलेंजेस भी फेस करती हैं। करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, फैक्शनलिज्म, आइडियोलॉजिकल इनकंसिस्टेंसी और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। एग्जाम्पल, 1996 से 2014 तक सेंटर में कोएलिशन गवर्नमेंट्स जैसे कि एनडीए और यूपीए शो करती है कि इंडियन मल्टी पार्टी सिस्टम अलायंसेस के बिना स्टेबल गवर्नेंस रेयरली अलाउ करता है। रीजनल पार्टीज प्लेड ए डिसिसिव रोल ड्यूरिंग दिस एंटायर पीरियड। शॉर्ट नोट 31, चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी। इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन इसके फंक्शनिंग को कई स्ट्रक्चरल, सोशल और इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस लगातार प्रभावित करते हैं। ये चैलेंजेस डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, पब्लिक ट्रस्ट और इफ़ेक्टिव गवर्नेंस को वीकन कर सकते हैं यदि इन्हें एड्रेस न किया जाए। मेजर चैलेंजेस देखते हैं। करप्शन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में ट्रस्ट कम करता है और पब्लिक सर्विसेज की क्वालिटी को डैमेज करता है। यह गवर्नेंस को इनएफिशिएंट और अनफेयर बनाता है। सेकंड, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। कई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस होते हैं, जिससे डेमोक्रेटिक एथिक्स और रूल ऑफ लॉ कमज़ोर होते हैं। क्रिमिनल एलिमेंट्स इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिक्स डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी को चैलेंज करते हैं। थर्ड, कास्ट एंड कम्युनल टेंशंस। आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज अक्सर सोशल डिवीजन, हॉस्टिलिटी और कभी कभी
वायलेंस तक लीड करती हैं। यह नेशनल यूनिटी और डेमोक्रेटिक डिबेट को प्रभावित करता है। पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को देखते हैं। लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन इकोनॉमिकली एंड सोशली मार्जिनलाइज्ड हैं, जिससे उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन लिमिटेड हो जाती है। डेमोक्रेसी तभी मीनिंगफुल है जब सभी सिटीजन्स इक्वल वॉइस एक्सरसाइज कर सके। वीक इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज में सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप और डायनेस्टिक कंट्रोल के कारण इंटरनल डेमोक्रेसी वीक रहती है। इससे नए लीडर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं और रिप्रेजेंटेशन स्क्यूड हो जाती है। मीडिया बायसेस एंड मिस इन्फॉर्मेशन। मीडिया फ्रीडम डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है, लेकिन बायस्ड रिपोर्टिंग, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स और पेड न्यूज़ वोटर के इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग को डिस्टॉर्ट करते हैं। अगला है इलेक्टोरल वायलेंस एंड वोट बाइंग। कुछ रीजन्स में इलेक्शंस के दौरान वायलेंस, इंटिमिडेशन या वोट बाइंग होती है, जिससे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की सेंटिटी प्रभावित होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी, स्लो ब्यूरोक्रेसी, डिलेड जस्टिस और वीक इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म्स डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। न्याय में डिले अल्टीमेटली जस्टिस डिनाई कर देता है। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, इंडिया के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, CAG, फ्री प्रेस, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने में की रोल प्ले करते हैं। इन इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस और एक्टिविज्म कई डेमोक्रेटिक सेफगार्ड्स इंश्योर करती हैं। एग्जाम्पल, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट स्ट्रिक्टली एनफोर्स करके, इलेक्शन मेल प्रैक्टिसेस रिड्यूस करके और नेशन वाइड इम्पार्शियल इलेक्शंस कंडक्ट करके डेमोन्स्ट्रेट करता है कि डेमोक्रेटिक सेफगार्ड्स स्ट्रांग है इवन व्हेन चैलेंजेस परसिस्ट। शॉर्ट नोट 32, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एज गिवन इन प्रीएम्बल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल सिक्योर करने का प्रॉमिस किया गया है। डिग्निटी का अर्थ है कि हर व्यक्ति, चाहे उसका जेंडर, कास्ट, रिलीजन या इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो, हैज़ इनहेरेंट वर्थ एंड मस्ट बी ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट, फेयरनेस एंड इक्वालिटी। यह डिग्निटी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की फाउंडेशन है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का सेंट्रल एलिमेंट है। अब देखते हैं हाउ डिग्निटी इज प्रोटेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स, पर्सनल लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी स्टेट एक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये राइट्स इंश्योर करते हैं कि इंडिविजुअल्स फ्रीली थिंक, स्पीक एंड एक्ट कर सकें। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को सुप्रीम कोर्ट ने ब्रॉडली इंटरप्रेट किया है टू इंक्लूड प्राइवेसी, रेप्यूटेशन, शेल्टर, लाइवलीहुड, हेल्थ एंड क्लीन एनवायरनमेंट। सभी डिग्निटी के एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करके मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ की डिग्निटी प्रोटेक्ट करता है। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्स्ड लेबर, चाइल्ड लेबर एंड ट्रैफिकिंग प्रोहिबिट करते हैं, ensuring human treatment of vulnerable groups. Directive principles, social justice, reduction of inequalities और human working conditions promote करते हैं, जिससे dignity of life strengthen होती है। Dignity includes the right to develop one's personality, freely make personal choices, pursue education, choose profession, express identity and maintain autonomy. Courts frequently dignity को use करते हैं तो स्ट्राइक डाउन डिस्क्रिमिनेटरी लॉज और पॉलिसीज़ जो पर्सनल फ्रीडम वायोलेट करते हैं। एग्जाम्पल इन जस्टिस KS पुत्तस्वामी वी यूनियन ऑफ इंडिया 2017 सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 का इंटीग्रल पार्ट है बिकॉज प्राइवेसी इज इसेंशियल फॉर डिग्निटी। कोर्ट ने डिग्निटी को ऑटोनॉमी से कनेक्ट किया। मैरिज, sexuality, reproductive decisions, lifestyle choices, all are protected because they define individual identity. इस जजमेंट ने डिग्निटी की मीनिंग सिग्निफिकेंटली एक्सपांड कर दी।
making it a foundational principle of constitutional rights. Short note 33. Socialism's influence on the Indian Constitution. सोशलिज्म का सेंट्रल एम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रिड्यूस करना और सोशल जस्टिस इंश्योर करना है। इसका कोर आइडिया यह है कि वेल्थ और रिसोर्सेज का उपयोग पूरे सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, ना कि केवल कुछ इंडिविजुअल्स के लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रॉन्ग सोशलिस्ट ओरिएंटेशन दिखाई देता है, भले ही इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करता हो। कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने वेलफेयर स्टेट का विजन अडॉप्ट किया था। सोशलिस्ट शब्द प्रीएम्बल में 42nd अमेंडमेंट 1976 द्वारा जोड़ा गया था, लेकिन सोशलिस्ट आइडियाज़ शुरुआत से ही मौजूद थे। कॉन्स्टिट्यूशन में कई प्रोविजंस एक्सप्लिसिटली इक्वालिटी प्रमोट करते हैं, पॉवर्टी रिड्यूस करने का एम रखते हैं और वीकर सेक्शंस को प्रोटेक्ट करते हैं। मेन फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSPs के आर्टिकल्स 38, 39, 41, 42, 43, 47, सोशल वेलफेयर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वर्कर्स राइट्स, एजुकेशन, हेल्थ और ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस एंश्योर करने के लिए स्टेट को गाइड करते हैं। आर्टिकल 17 द्वारा अनटचेबिलिटी का एबॉलिशन सोशल इक्वालिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी बनाता है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 और राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 डिग्निटी, मिनिमम लिविंग कंडीशंस एंड ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्ट करते हैं, जो सोशलिज्म की इसेंशियल वैल्यूज़ हैं। लैंड रिफॉर्म्स और ज़मींदारी एबॉलिशन इकोनॉमिक जस्टिस और लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन को प्रमोट करते हैं, रिड्यूसिंग फ्यूडल इनइक्वालिटी। बैंकिंग और इंश्योरेंस जैसे की सेक्टर्स का नेशनलाइजेशन पब्लिक वेलफेयर और सोशल कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज रिफ्लेक्ट करता है। मॉडर्न वेलफेयर स्कीम्स MGNREGA, राइट टू एजुकेशन एक्ट, फूड सिक्योरिटीज प्रोग्राम सब्सिडीज स्टेट इंटरवेंशन का एग्जाम्पल है, एम्ड एट रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड एंश्योरिंग मिनिमम सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इंडियन सोशलिज्म रिजिड या डॉक्ट्रिन नहीं है, यह प्राइवेट एंटरप्राइज और स्टेट इंटरवेंशन के बीच बैलेंस अलाउ करता है। गोल है ऐसी सोसाइटी बनाना जहां इक्वल अपॉर्चुनिटी उपलब्ध हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो और बेसिक नीड्स एवरी सिटीजन की पूरी हो। एग्जाम्पल, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि सोशल जस्टिस और रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, जो कोर सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इसका मतलब है कि सोशलिज्म न केवल पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन को भी शेप करता है। शॉर्ट नोट 34, चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी। इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन इसकी फंक्शनिंग को कई पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस प्रभावित करते हैं। ये चैलेंजेस डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, पब्लिक ट्रस्ट और गवर्नेंस की इफ़ेक्टिवनेस को वीकन कर सकते हैं यदि इन्हें लगातार एड्रेस न किया जाए। मेजर चैलेंजेस इंक्लूड करप्शन, मिसयूज़ ऑफ पब्लिक ऑफिस गवर्नेंस क्रेडिबिलिटी को वीकन करता है और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की एफिशिएंसी रिड्यूस कर देता है। करप्शन लोगों का स्टेट इंस्टीट्यूशन पर ट्रस्ट कम करता है। सेकंड, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। कई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग होते हैं, जिससे डेमोक्रेटिक एथिक्स अंडरमाइन होते हैं और पीपल का फेथ पॉलिटिकल सिस्टम में डिक्रीज होता है। थर्ड, कास्ट एंड कम्युनल टेंशंस। आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स जैसे कि कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज कभी कभी वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन तक लीड करती है। यह सोशल हार्मनी और डेमोक्रेटिक डिबेट को हार्म करती है। पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन को एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग और एम्प्लॉयमेंट तक एडिक्वेट एक्सेस नहीं होती। इस लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी के कारण उनकी इफेक्टिव डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन लिमिटेड रहती है। फिफ्थ, वीक इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज़। पार्टीज़ में लीडरशिप अक्सर सेंट्रलाइज्ड होती है। डिसीजन मेकिंग टॉप लीडर्स के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी और फ्री डिबेट रिड्यूस हो जाता है।
सिक्स्थ, मीडिया प्रेशर एंड मिस इन्फॉर्मेशन। फेक न्यूज़, प्रोपोगेंडा और बायस्ड रिपोर्टिंग वोटर्स के इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग को डिस्टॉर्ट करते हैं। सोशल मीडिया मैनिपुलेशन भी इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस, वोट बाइंग, बूथ कैप्चरिंग, मिसयूज ऑफ मनी पावर और इलीगल कैंपेन मेथड्स इलेक्शन फेयरनेस को थ्रेटन करते हैं। यह फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज एंड करप्शन, स्लो ब्यूरोक्रेसी, डिलेड जस्टिस और इनएफिशिएंट सर्विस डिलीवरी डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को वीक करते हैं। पीपल लूज फेथ इन इंस्टीट्यूशंस व्हेन जस्टिस और पब्लिक सर्विसेज डिलेड हो। थ्रेट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और डिसेंटर्स पर प्रेशर डेमोक्रेटिक स्पेस को श्रिंक करता है। फ्री स्पीच के बिना डेमोक्रेसी हेल्दी नहीं रह सकती। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, इंडिया के स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, फ्री प्रेस, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को प्रिजर्व करते हैं। इन इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस और विजिलेंस डेमोक्रेसी को सेफगार्ड करती है। एग्जाम्पल, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाय एनफोर्सिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सुनिश्चित करता है कि इलेक्शंस फेयर रहे। यह पॉलिटिकल कैंपेन्स रेगुलेट करता है, हेट स्पीच कंट्रोल करता है